welcome to your favorite class. Kavita Nandwani is here. We are going to start our next part of the chapter French Revolution, the abolition of slavery means दास प्रथा का उन्मूलन मीन्स दास प्रथा का अंत कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में अब हम रीड करेंगे. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolishing of slavery in the French colonies. देखो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया कि जैकोबिन एक रेजमी हुआ जिसने की जो कि कौन था, मोस्ट रिवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी था, जिसने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए. रिफॉर्म्स मतलब अच्छे काम, सोशल रिफॉर्म्स सामाजिक सुधार के काम किए. इसने राइट दिया कि सभी पर्सन जो हैं इक्वल हैं. वॉज द ऑब्लिशन, उसके जो सोशल रिफॉर्म्स थे उसमें से एक दास प्रथा का उन्मूलन भी था. मीन्स वो चाहता था कि दास प्रथा ख़त्म कर दी जाए. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, गोल्ड कॉपी एंड सैन डोमिनो, ये जितने भी नेम्स हैं ये कैरेबिया जो एक उपनिवेश हुआ, ठीक है, कॉलोनी हुई, उस कॉलोनी के अंदर ये थे मार्टिनिक्यू, गोल्ड पी एंड द सैन डोमिनो. ये तीनों ही क्या हैं, कॉलोनीज थी. किसके अंदर कॉलोनीज थी, कार्बिनियो के अंदर. वर इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ द कॉमोडिटी विच एज तंबाकू, ये क्या करते थे, ये सप्लायर थे. सप्लायर मीन्स जो किसी भी प्रोडक्ट को सेल परचेज के लिए यूज़ करता है, सप्लायर. कॉमोडिटी सच एज तंबाकू, कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन सी चीज़ों का वो सप्लायर थे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें वो बेचते थे, तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी. But the reluctancy of European to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. देखो अब इसमें क्या हुआ कि जो यूरोप साइड पर वर्क हो रहा था, तो यूरोप साइड पर जितने भी वर्कर थे उन्होंने क्या किया, काम करने से मना कर दिया. वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे थे और डिस्टेंस पे जाके काम नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से लेबर की क्या हो गई, कमी हो गई. और प्लांटेशन के लिए मतलब जो वर्क एग्रीकल्चर में हो रहा था वहाँ पर वर्कर्स की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई. सो दिस वाज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज. तो उनको वहाँ पर यूरोप में काम करने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना. ट्रायंगुलर ट्रेड का मतलब है कि तीन जो कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर ये रूल बनाया कि ये जितना भी काम है ये स्लेव दासों से करवाया जाएगा. वो तीन कंट्रीज थी, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. द स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th सेंचुरी. 17वीं शताब्दी में जो दास प्रथा थी वो शुरू हुई. फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ द बोर्डियूक्स एंड द नैंतीस टू द अफ्रीकन कोस्ट. देखो अफ्रीका के तटीय क्षेत्र पर दो बंदरगाहें थी, पोर्ट्स थे. कौन कौन से पोर्ट्स थे, बोर्डियोस एंड द नैंतीस. ये दोनों काफ़ी फेमस हुए क्योंकि इन दोनों पोर्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था. वेयर दे बोट स्लेव फ्रॉम लोकल चीफेंटिस, branded and shackled. The slaves were packed tightly into ships for the 3 months long voyage across the Antarctic to the Caribbean. अब देखो जो दो पोर्ट्स अभी हमने नाम स्टडी किए कि बोर्डियक्स और द नैंतीस, ये दोनों जो पोर्ट्स थे यहाँ से काफ़ी दूरी तक यानी ब्रांडेड एंड श्लेक्ट नाम के दो जहाज़ बनाए गए, जिसमें जो स्लेव्स थे उनको पैक कर दिया जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर भर दिए जाते थे लोग. और 3 महीने की 3 मंथ्स की समुंदर के अंदर, अटलांटिक के अंदर काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद उनको कैरिबियन में पहुंचाया जाता था,
देयर दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ऑनर। फिर वो जो दास वहाँ पहुँचते थे उन्हें प्लांटेशन में जो काम करने वाले व्यक्ति थे, जो अपने उत्पादन करते थे, इंडस्ट्रियल एरिया के मालिक थे, उनको बेच दिया जाता था। द एक्सप्लोटेशन ऑफ द स्लेव्स लेबर मेड इट इम्पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। इस तरह से यूरोप के अंदर जो शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की डिमांड थी उसको पूरा किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप के जो मेन वर्किंग लेबर थी उन्होंने दूर जाने से मना कर दिया था। द एक्सप्लोटेशन ऑफ द स्लेव लेबर मेड इट इम्पॉसिबल टू मीट ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन market for sugar and indigo. Port cities like Bordeaux and the Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. देखो लगातार स्लेव ट्रेड होने की वजह से नैंतीस और बॉर्डियोक्स जो ये दोनों पोर्ट थे ये काफ़ी फेमस हो गए। यहाँ पर लोगों का जो ट्रेड का इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा हो गया। Throughout the 18th century, there were a little criticism of the slavery in France. अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की तो 18वीं शताब्दी में जो दास थे फ्रांस में भी उनकी आलोचना की गई, मतलब क्रिटिसिज्म किया गया कि वो स्लेव जितने भी हैं, मतलब जितने भी दास थे उनको फ्री कर दिया जाए, क्योंकि जो जैकोबिन की सरकार बनी थी उसने डिसाइड किया था कि वो सभी को फ्री कर देंगे। The National Assembly held long debates about where the right of man should extend to all French subjects, including those of this colony. देखो जब नेशनल असेंबली बनी तो उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके अंदर भी ये बात की गई कि जितने भी फ्रेंच कॉलोनीज़ के अंदर स्लेव्स हैं उन्हें फ्री कर दिया जाए। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन कोई भी कानून पास नहीं हुआ। क्यों पास नहीं हुआ? फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडिंग ऑन द स्लेव ट्रेड। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो बिजनेसमैन थे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो थी वो इन्हीं स्लेव्स के व्यापार पर डिपेंड थी। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन द 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल द स्लेव्स। एंड में क्या हुआ कि 1794 को एक लेजिस्लेटेड जो विधान पालिका थी, विधायक पालिका थी, उसने एक कन्वेंशन पास किया जिसके अकॉर्डिंग स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, लेकिन ये क्या हुआ, बहुत कम समय के लिए हुआ, बहुत कम टाइम के लिए हुआ। 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, नेपोलियन ने दोबारा से दास प्रथा का आरंभ कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दी। प्लांटेशन ऑनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट ऑफ इंश्योर अफ्रीकन निग्रोस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब क्या हुआ कि जो मतलब निग्रोस थे उनकी डिमांड भी कम हो गई। निग्रोस तो कौन होते हैं? जो अफ्रीका में रहने वाले लोग होते हैं उनको हम निग्रोस बोलते हैं। और निग्रोस जो है एक अच्छा वर्ड नहीं है, ये आपको नीचे देखो कीवर्ड्स में, न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है। निग्रो ए टर्म यूज टू द इंडिगोस पीपल ऑफ द अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। इट इज़ द डिग्रोगेटिव टर्म इन टू द कॉमन यूज एनी लॉन्गर। मीन्स निग्रो शब्द एक ऐसा वर्ड है जो अफ्रीका में या सहारा मुस्तल में जो लोग बहुत वीक और लो कैटेगरी के लोग थे उनके लिए यूज़ किया जाता था, बट अब इस वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। देखो इसमें क्या है, आपको यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर जो है जो फ्रीडम को शो किया गया है कि स्लेव्स को किस तरह से फ्रीडम मिली, ठीक है। और ये जो नीचे वर्डिंग लिखी हुई है ये लिखी हुई है लेबर फ्री, मतलब गुलामों की मुक्ति, यानी जितने लेबर्स थे उनको फ्री कर दिया गया। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग व्हाट डू यू सिंबल्स, मतलब कोई भी प्रतीक चिन्ह बनाने हैं जिससे कि यूरोप के अंदर जो स्लेव्स थे, जो दास थे, उनके बारे में हमें पता चल जाए।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इस चैप्टर का, स्टूडेंट्स अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो रही है, चैप्टर कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और आपका 1 लाइक आपका मुझे मोटिवेशन देगा और 1 सब्सक्राइब भी मुझे मोटिवेशन देगा, बट 1 शेयर एक ऐसे पर्सन की नीड को पूरा कर देगा जिसे इस वीडियो की नीड है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स। नाउ द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, जो क्रांति हुई उसका पूरी लाइफ पर, पूरी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसका फ्रांस के लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। देखो, कैन पॉलिटिक्स changes the clothes people wear, the languages they speak, on the books are read। देखो, अगर पॉलिटिकल राजनीति की बात करते हैं तो क्या राजनीति चेंज होने पर लोगों के कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो जाता है, या उनके बोलने का स्टाइल चेंज हो जाता है, या बुक्स पढ़ने का स्टाइल चेंज हो जाता है? ये आपसे एक क्वेश्चन किया गया है जिसका आंसर ये है, द ईयर्स फॉलोइंग 1789 फ्रांस saw many changes, कि 1789 में फ्रांस में जब पॉलिटिकल चेंजेस आई तो उसके साथ साथ बहुत सारी चेंजेस भी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन की लाइफ में आ गई। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू द एवरीडे प्रैक्टिस। अब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट बनी उसने लिबर्टी एंड इक्वालिटी को एवरीडे लाइफ में जोड़ दिया। One important law came into the effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was abolishing of the censorship। देखो, सबसे बड़ा जो चेंज था वो जब बास्टल के जो किला था, फोर्ट था, उसमें स्टॉर्मिंग की गई 1789 में, तो क्या हुआ कि जो सेंसरशिप था उसको बंद कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंसरशिप क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है? देखो, पहले टाइम में क्या होता था कि जो भी काम करना होता था, इवन न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग है, चाहे आपको कोई आर्टिकल देना है या कोई आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कोई इवन बुक तक भी परचेज करनी है, तो भी आपको राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। बट अब क्या है कि उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, यही जो रूल बना उसी को हम बोल देते हैं सेंसरशिप। अब हम आगे इसी में स्टडी करते हैं। देखो, नाउ द डिक्लेरेशन राइट मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। अब सेंसरशिप को क्लोज होने के बाद लोगों को ये फ्रीडम मिल गई कि वो अपनी बातों को प्रमोट कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। न्यूज़पेपर, पम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर फॉलोड इट टू टाउन ऑफ फ्रांस एंड देयर दे ट्रैवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर थे वो फ्रांस में जगह जगह पर जाने लगे और दे डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड, उसमें लिखे हुए मैटर को सभी लोगों ने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन द ऑपोजिशन व्यूज टू इवन कुड बी एक्सप्रेस। जब प्रेस को, मीडिया को परमिशन दे दी गई फ्रीडम की, तो नेचुरली है जो उस समय पर पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो अपोजिशन पार्टी होती है उसकी हर एक बात को न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल गया, जिससे क्या हुआ, प्ले, सॉन्ग एंड द टेस्टी प्रोसेस अट्रैक्टेड टू लार्ज नंबर। अब क्या हुए, सॉन्ग, प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें चलने लगी, जिससे कि पॉलिटिकल में क्या हुआ कि लोगों को एक दूसरे को इंट्रैक्ट किया और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी किया, जिससे क्या हुआ कि जो फिलोसफर रोट अबाउट द 18 टैक्स विथ ओनली अ हैंडफुल एजुकेटेड पीपल कुड रीड। अब लोगों ने लिखना तो शुरू किया, बट वो लिखा हुआ कौन पढ़ सकता था? जो एजुकेटेड पीपल होते थे। इसमें देखो एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बताया है कि डिस्क्राइब इन द पिक्चर इन ओवन वर्ड। ये जो हमें पिक्चर दिखाई दे रही है इसको अपने शब्दों में हमें बताना है कि आर्टिस्ट ने क्या एग्रीड इक्वालिटी एंड जस्टिस को पूरी स्टेट में टेक ओवर कर लिया। मीन्स ये जो रूल्स रेगुलेशन थे वो पूरी स्टेट में लागू हो गए।
देखो स्टूडेंट, यहाँ एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसके अंदर काफ़ी सारा क्राउड है, लोग खड़े हैं और एक पर्सन ऐसा है जो कि इनको गाइड कर रहा है, इनसे सवाल जवाब कर रहा है। देखो अब ये चैप्टर बिल्कुल अपने एंड पर है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने क्या कंक्लूज़न निकाला वो इसमें आएगा। ये जो आपका कंक्लूज़न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक का 5th क्वेश्चन का आंसर भी है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंडेड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। 1804 के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसने क्या किया कि फ्रांस के अंदर अपना राज्य स्थापित कर लिया। मतलब अब 1804 के अंदर फ्रांस का जो राजा था वो नेपोलियन बोनापार्ट बन गया। ही सेट आउट ऑफ द कॉन्क्योर नेबरिंग यूरोप कंट्रीज। अब उसने क्या किया, अपने साथ साथ वाली जो यूरोप की कंट्रीज थी उसको भी अपने साथ साथ मिलाना शुरू कर लिया, और अपना जो राज्य था, किंगडम था, उसको काफ़ी जगह बढ़ा दिया। और जिस जगह को भी वो जीतता था वहाँ पे जो मोडी मिनिस्टर रखना पड़ता था वो अपनी फैमिली के मेंबर को ही वहाँ पर मिनिस्टर बना देता था। मैनी सा नेपोलियन इज़ द लिबरेट हु वुड बीइंग फ्रीडम फॉर द पीपल। वो जो नेपोलियन था वो लोगों की फ्रीडम से बिल्कुल ही खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से लोगों को फ्रीडम मिल जाए। लेकिन इस चीज़ के लिए लगातार क्या हुआ, डिस्प्यूट चलते रहे। He was finally defeated in Waterloo in 1815। 1850 में वाटरलू में जो वॉर हुआ उसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो हार गया। Many of these measures that carried of revolutionary idea of liberty and modern law of the other part of the Europe impact on the people long after Napoleon had लेफ्ट। देखो काफ़ी समय तक नेपोलियन का राज रहा, लेकिन उसके राज खत्म होने के बाद यूरोप ने जो नए नए फीचर्स बनाए थे लिबर्टी को लेकर या मॉडर्न लॉज बनाए थे वो काफ़ी टाइम के बाद फ्रांस में इम्प्लीमेंट हो गए। The idea of the liberty and the democratic right were the most important legacy of the French Revolution। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो जो लिबर्टी है और डेमोक्रेटिक है दोनों ही अपने आप में काफ़ी सॉलिड हैं और दोनों ही अपने आप में जुड़े हुए हैं। These spread from the France to the rest of Europe during the 18th century while feudal system। अब वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम भी चल रहा था। वर अब्लिशेड colonized people reworked the idea of the freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state। अब क्या हुआ कि जो कॉलोनी में रहने वाले लोग थे उन्होंने फ्रीडम को अडॉप्ट कर लिया। इंडिया ने भी फ्रांस की रेवोल्यूशन से काफ़ी कुछ सीखा। इंडिया के जो रेवोल्यूशनरी हुए हैं टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्स टू आइडिया टू कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। देखो इंडिया में राजा राम मोहन राय और दूसरे पर्सन कौन है, टीपू सुल्तान। दोनों ने क्या किया, काफ़ी सोचा, फ्रांस की हिस्ट्री से सीखा और इंडिया के अंदर फुल रेवोल्यूशन लेकर आए। अब देखो बॉक्स 2 में हमें दिया हुआ है राजा राम मोहन राय वॉज द वन ऑफ दोज हु वाज इंस्पायर्ड अ न्यू आइडियाज़। जो क्या थे, नए नए आइडिया से इंस्पायर होते थे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लेटर, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था फ्रांस की क्रांति अब ख़त्म हो चुकी थी। द जुलाई रेवोल्यूशन एक्साइटेड इन द हिज इमेजिनेशन, तो उसकी कल्पना से भी दूर वो फिनिश हो चुका था। अब फ्रांस में 1830 तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद इंग्लैंड एट केप टाउन ही स्टेटेड द विजिटिंग फ्रीगेट। अब क्या हुआ कि जो अमेरिका के लोग हैं या इंग्लैंड के लोग हैं वो क्या हुआ कि यहाँ पर विज़िट करने आए और उन्होंने देखा कि किस तरह से जो हमारी मोनर्ची है वो किस तरह से रिपब्लिक में चेंज हो गई। स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके देखो यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आप सभी स्टूडेंट ने करने हैं। मैं ये टेक्सचुअल क्वेश्चन भी आपको 1 बाय 1 वीडियो के अकॉर्डिंग
समझा दूंगी। अब यहाँ पर क्या है कि हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं 5 मिनट का, जिसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति क्या है। देखो, फर्स्ट से लेकर 8 तक की हिस्ट्री में आप सभी स्टोरीज पढ़ते हैं इंडिया के बारे में, बट 9th में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इंडियन हिस्ट्री को रीड नहीं करते हैं, बल्कि आप इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर हिस्ट्री को रीड करते हैं। उसी तरह से जो फर्स्ट स्टार्टिंग हुई यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ये फ्रांस में हुई। और जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई तो फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? देखो, किसी भी चीज़ में के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आपका किसी से छोटी सी फाइट हो जाती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है ना, तभी फाइट होती है, ऐसे तो फाइट होती नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 को हम एज अ स्टोरी की तरह समझेंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर आपको 5 से 7 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने स्टडी किया सबसे पहले कि लोग जो थे वो काफ़ी परेशान थे। काफ़ी क्यों परेशान थे? क्योंकि जो फ्रांस का राजा था वो पेरिस के राजा के साथ मिल गया था, और वो चाहता था कि फ्रांस की जनता को परेशान किया जाए, जो कि जनता नहीं चाहती थी। जनता ने क्या किया, पब्लिक ने क्या किया, वो कलेक्ट हुए और उन्होंने बास्टल के जो फोर्ट था उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर जितने 7 जो प्रिजनर थे उन्हें भी छुड़वा दिया, और जो गोला बारूद उन्हें वहाँ से मिल सकता था उन्होंने वहाँ से वो ले लिए। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो जार 16 वहाँ का राजा था, उसने क्या किया था, उसने टैक्सेस लगा दिए थे लोगों पर, जिसके कि लोग जो थे वो पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट जो थे काफ़ी महंगे हो गए थे। यहाँ पर हमें 3 स्टेट के बारे में भी पढ़ने को मिला था कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में सारे रिच पर्सन आते थे, सेकंड स्टेट में जो है मीडियोकर आते थे, और थर्ड स्टेट में काफ़ी लोअर कास्ट के लोग आते थे। बट जो थर्ड स्टेट थी उसे ही टैक्स पे करना पड़ता था। आपने टैक्सेस के बारे में भी स्टडी किया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, जिनको हम टीथ्स और टाइल भी के नाम से भी दे देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारी जो लाइफ है वो कैसे सरवाइव करती है। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में हमने देखा कि फ्रांस की इतनी पॉपुलेशन थी तो डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन करनी पड़ी। बट प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर चाहिए थे, जो कि ऑलरेडी हमारे पास नहीं थे। और क्या हुआ, लेबर भी अरेंज हो गए, बट प्रोडक्शन करने के बाद प्रोडक्शन की डिमांड नहीं हो रही थी मार्केट में, क्योंकि उसके प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा रख दिए गए थे, जिसकी वजह से ये क्राइसिस भी आए। इसके बाद हमने स्टडी किया कि जो मिडिल क्लास थे वो सत्ता में आना चाहते थे, वो चाहते थे कि जो रूलिंग पार्टी है वो हमारी बने, क्योंकि अब तक जो लुई 16 था वो प्रॉपर राज नहीं कर रहा था। बट उसके पीछे भी एक रीज़न था कि जब लुई 16 राजा बना तो उस टाइम पर जो हमारा खजाना था उस देश का, फ्रांस का, वो सारा ऑलरेडी वर्साई के महलों पर राजाओं ने खर्च कर दिया था। इसलिए उसके पास इतना अमाउंट नहीं था कि वो पूरे के पूरे अपने फ्रांस को डेवलप कर सके। उसने भी टैक्सेस लगाए, लगातार टैक्सेस लगते रहे, लोग उसके खिलाफ होते गए। उसके बाद एक नेशनल असेंबली बनी लोगों की, जिन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया और कहा कि हर एक पर्सन का अपना ही राइट होता है। ठीक है, तो जब वो नेशनल असेंबली बनी तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रखा अपने राजा के सामने, बट राजा ने मना कर दिया। तो उन्होंने पब्लिक इकट्ठे की और एक नेशनल असेंबली बनाकर ये डिसाइड कर लिया कि जब तक उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता तो वो किसी भी चीज़ की, गवर्नमेंट की बात को एग्री नहीं करेंगे। जिस पर जो लुई 16 था वो समझ गया और उसने नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशंस को एक चांस दे दिया। उसके एक चांस देने से लिबर्टी और लोगों के अंदर जो मोटिवेशन था अपनी फ्रीडम को लेकर वो बढ़ गया। और उसके बढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ कि लुई 16 को अपराधी घोषित कर और मार दिया गया।